बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ बीएसएन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है और यूनिट 2 का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़ फिनोमेना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसी यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि द आइसबर्ग फिनोमेना इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज़ बर्डन ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी का जो आइसबर्ग फिनोमेना है तो वो हमारे साथ असल में जो डिज़ीज़ की बर्डन होती है ना उसको रिप्रेजेंट करती है कि कम्युनिटी में कितना डिज़ीज़ बर्डन है, यानी कम्युनिटी में कितना डिज़ीज़ जो है ना वो छुपा हुआ है और कितना डिज़ीज़ जो है ना वो ज़ाहिर है। यानी कम्युनिटी में कितने जो मैनिफेस्टेशन है डिज़ीज़ के, कितने जो साइन एंड सिम्टम है डिज़ीज़ के वो ज़ाहिर है। ठीक है, तो वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो हमारे साथ जितनी भी ज़ाहिरी डिज़ीज़ है, जितनी भी डेथ है केसेस है, जितने भी वो केसेस जो कि हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ज़ाहिर कर देती है। और जो सबमर्ज्ड एरिया है यानी सबमर्ज पार्ट है या जो हिडन पार्ट है आइस का, तो वो समंदर में छुपा हुआ पार्ट है। ठीक है, और वो जो है ना वो ऐसा पार्ट है जो कि डिज़ीज़ को एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, यानी डिज़ीज़ का कैरियर बन जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल के केसेस है या जो लोगों को पता चलता है कि ये जो है ना ये डिज़ीज़ किससे ट्रांसफ़र हुई है, ये सब नहीं होता उसमें। ठीक है, यानी जो डिज़ीज़ वाला पर्सन है वो नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मुझे ये डिज़ीज़ है। ठीक है, और ना ही उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह है वो होते हैं। ठीक है, यानी उसकी साइन एंड सिम्टम वगैरह भी नहीं आते। और ये जो है ना ये एरिया असल में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बर्डन वाली एरिया जो है ना कम्युनिटी में यही होती है कि करियर प्रेजेंट होता है लेकिन करियर को पता नहीं होता और ना ही बाकी लोगों को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ना ये हमारे साथ जो डेथ है, जो क्लिनिकल इलनेस है और जो विजिबल केसेस है उसको इंडिकेट कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये इतने सारे बड़े एरिया को देख ले जो कि हिडन एरिया है, हिडन पार्ट है, सबमर्ज पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है ना ये कैरियर होता है। ठीक है, डिजीज़ को क्या कर देता है, दूसरे इंसानों तक पहुंचा देता है, लेकिन इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो इनविजिबल होते हैं। ये यानी इसका मतलब ये है कि ये इनविजिबल केसेस होते हैं, यानी इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होते, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो जो है ना वो सबका सबसे बड़ा मसला वही इंसान होता है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ फिनोमेना। सो लिखा गया है कि द फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट द क्लिनिकली एफरेंट। वही बात है कि जो फ्लोटिंग टिप है वो हमारे साथ असल में जो साइन सिम्टम वाली केसेस है वही इंडिकेट कर देती है, जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी आए हैं, जो फिजिशियन ने देखे हैं, जो जो उस इंसान को भी पता है कि मुझे डिजीज़ है। ठीक है, तो ये जो ज़ाहिरी केसेस है हॉस्पिटल में जो आए हैं, जो कम्युनिटी में मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टिप ऑफ द आइसबर्ग से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, द क्लिनिकली एफरेंट केसेस रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन। ये एक स्मॉल फ्रैक्शन में इंडिकेट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी टोटल केसेस है डिजीज़ का कम्युनिटी में प्रेजेंट है जो कि क्लिनिकली ऑलरेडी ज़ाहिर है, ठीक है, तो वो एक स्मॉल पोर्शन में मौजूद है। और जो हिडन पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो अनरिकग्नाइज डिजीज़ होता है कम्युनिटी में। ठीक है, ये जो है ना ये सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जो दूसरों को पता नहीं होता कि असल वजह तो ये है डिजीज़ का। ठीक है, ये इंसान है, वो कैरियर होता है, लेकिन उसकी जो केस है, जो डिजीज़ है वो डायग्नोज नहीं होता। ठीक है, उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन उसका जो साइन एंड सिम्टम है ये सब जो है ना उसमें इंडिकेट नहीं होते। ठीक है, यानी उस पर डिजीज़ का इतना असर नहीं होता, तो इस वजह से ये साइन एंड सिम्टम वगैरह भी इतने ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन वो जो है ना वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे साथ हिडन लार्ज एरिया होती है। हिडन फ्रॉम व्यू ऑफ द जनरल पब्लिक आर फिजिशियन। ये जो है ना जनरल पब्लिक और फिजिशियन सबसे हिडन होती है। ठीक है, लेकिन ये कैरियर होती है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। आइसबर्ग कंसेप्ट अगर आप लोग देख लें तो इस डायग्राम के ज़रिए से हमें दिखाया गया है कि ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये हमारे साथ असल में क्या होती है, ये जो है ना ये हमारे साथ असल में क्लिनिकल डिजीज़ होती है। ठीक है, और जो सब क्लिनिकल डिजीज़ है तो वो हिडन एरिया में होती है। ठीक है, यानी जिसकी वजह से डिजीज़ कास होती है, जो करियर बन जाता है, तो वो इधर इधर इस एरिया में है। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं कि जो हमारे साथ जो
कि जो हमारे साथ जो क्लिनिकल डिजीज़ है ना, तो उसमें क्या क्या है, डेथ है, ठीक है, डेथ जो जिसकी डेथ हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये इस डिजीज़ की वजह से उसका डेथ हो गया है, ठीक है। जो सीवियर डिजीजेस होते हैं वो डिजीजेस जिसकी वजह से मतलब जिसकी साइन एंड सिम्टम वगैरह हमें मालूम हो, ठीक है, कि इसको ये डिजीज़ लग गया है, उसके टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं, फिजिशियन को भी पता है, हॉस्पिटल में भी सबको पता है, उसकी फैमिली वालों को भी पता है, ठीक है, कम्युनिटी में भी पता है। और या तो वो डिजीज़ेज जो माइल्ड इलनेसेस होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है। तो ये जो है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जबकि हिडन एरिया को अगर आप लोग देख ले, जो कि सब क्लिनिकल डिजीज़ होता है, जिसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो इंडिकेट नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये करियर होता है डिजीज़ का, डिजीज़ को दूसरे तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये वो इन्फेक्शन होता है जिसमें क्लिनिकल इलनेसेस नहीं होती, ठीक है। ये एक बात ये हो गई। और दूसरा ये कि एक्सपोजर विदाउट इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन है उसे प्रेजेंट है उसमें इन्फेक्शन, लेकिन उसके इन्फेक्शन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, ठीक है, कम्युनिटी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है ना, ये हमारे साथ जो हिडन एरिया है आइसबर्ग का, जिसको सब हम सबमर्ज्ड कहते हैं, तो उसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ की कुछ इंडिकेटर्स है, तो वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं, जो डायरेक्टली हमें दिखाई देते हैं, जो उसके हुलिये से, उसके जो रहन सहन वगैरह से, उस सब से हमें इंडिकेट हो जाता है कि उसका हेल्थ कैसा है, ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट आ जाता है और वो अपना टेस्ट वगैरह कर देता है, तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि उसके साथ क्या मसला है, ठीक है, उसके हेल्थ का हमें पता चल जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली हम किस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं कि कम्युनिटी में कितने डिजीज़ प्रेजेंट है और कौन सा डिजीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम वहाँ के रेशो को मालूम कर देते हैं, प्रोपोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, ग्रुप एक ग्रुप सेलेक्ट कर देते हैं। और उस ग्रुप का हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्रुप सेलेक्ट किया स्मोकिंग का, ठीक है, और स्मोकिंग के लोगों को देखा, तो स्मोकिंग की वजह से कितने लोग जो है ना, वो कैंसर का शिकार हो गए हैं। अब कैंसर का जो शिकार हो गए हैं, तो उसमें से अगर हमारे साथ ज़्यादातर लोग जो थे ना, वो कैंसर का शिकार हो गए थे, तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे कि कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू यही है कि एवरेज लोग जो है ना, इसमें इतने लोग जो है ना, वो कैंसर का शिकार होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनडायरेक्टली, यानी स्मोकिंग से हमने क्या किया, इनडायरेक्टली इसको इंडिकेट किया कि ये हमारे साथ कम्युनिटी में इतने हेल्थ इशू हो सकता है, यानी स्मोकिंग जो है ना, वो इतने लेवल पर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो लिखा गया है कि द हेल्थ इंडिकेटर आर डिफाइंड एज दूज वेरिएबल विच मेजर्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल आर एंड कम्युनिटी, ठीक है। ये जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसके ज़रिए से हम कम्युनिटी का या एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस जो है ना, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हेल्थ इंडिकेटर में फर्दर लिखा गया है कि मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट देखते हैं। मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, मोर्टिलिटी जो है ना, ये असल में हम डेथ रेट को देखते हैं, ठीक है। तो अगर मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स को हम देख लें, तो इसमें हमारे साथ क्रूड डेथ रेट आती है। क्रूड जो है ना, ये हमारे साथ विद इन ईयर कितने डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसको जब हम इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हमारे साथ मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स में आते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर हम देख लें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, ज़्यादातर तकरीबन जो उसकी ज़्यादातर जो एज है ना, एज एक्सपेक्टेंसी फॉर द डेथ, तो वो जो है ना, वो 50 to 60 ईयर तक है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर 60 ईयर के जितने भी लोग हैं ना, तो उसकी तकरीबन डेथ होती है। तो ये जो है ना, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोर्टिलिटी रेट कितना हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मतलब कि जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका, यानी जो 1 ईयर बच्चे होते हैं, तो उनका कितना मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं मोर्टिलिटी रेट में। या मोर्टिलिटी इंडिकेटर में हम बच्चों का भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना डेथ रेट है उसका। इसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, यानी जो अंडर 5 ईयर है, ठीक है, उन बच्चों का मोर्टिलिटी रेट हम इंडिकेट कर सकते हैं मोर्टिलिटी इंडिकेटर में। इसके साथ साथ मिटरनल मोर्टिलिटी क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितनी भी डेथ हो सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन वगैरह की वजह से, ठीक है, उसकी रेशो को हम देखते हैं। इसके साथ साथ डिजीज़ स्पेसिफिक मॉर्टिलिटी, डिजीज़ स्पेसिफिक मॉर्टिलिटी ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल हम एक ऑक्यूपेशन को ले लेते हैं, ऐसा ऑक्यूपेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है ना, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक रेशो ले लेते हैं कि इन इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, उसका हम टेस्ट वगैरह करवा देते हैं। तो वो तो स्मोकिंग की इंडस्ट्री है, तो उसमें अगर किसी को
टीबी हो, ठीक है, तो उसके जितने भी टीबी के डिजीज़ पेशेंट है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं और उससे एक एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं कि ये जितनी भी हमारे साथ डिजीज़ हो रही है टीबी का डिजीज़, और जो यहाँ के स्पेसिफिक जो ऑक्यूपेशनल लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादातर जो डिजीज़ है वो लग गया है, ये जो टीबी है तो ये इसी वजह से लग गया है, ठीक है, यानी इसकी जो स्पेसिफिक वजह है वो यही है, ठीक है, तो ये डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टिलिटी हो गई। प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी है, प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट में हम क्या देखते हैं, यानी कितने प्रोपोर्शन से जो डेथ रेट है वो चल रहा है, ठीक है, यानी उसकी जो मरदमशुमारी वगैरह है वो हम कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर यानी इसमें डिजीज़ रेट को देखते हैं, इंसिडेंट एंड प्रेवलेंस को देखते हैं। इंसिडेंट जो न्यू केसेस आ रहे हैं और प्रेवलेंस जो ओल्ड और न्यू दोनों केसेस को हम देखते हैं। ओपीडी पेशेंट को हम देखते हैं, कितने ओपीडी पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, कितने पेशेंट जो है ना वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को अटेंड कर रहे हैं। एडमिशन्स को हम देखते हैं, कितने पेशेंट जो है ना उसने एडमिशन किया है हॉस्पिटल में, कितने री एडमिट हो गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम डिस्चार्ज रेट को भी देखते हैं, कितने ड्यूरेशन में डिस्चार्ज हो गए हैं, कितने ड्यूरेशन उसने यहाँ पे स्पेंड किया है, उसका स्पेल कितना है, यानी कितने टाइम से वो बेड पे रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के बेड पे रहे हैं। और सिकनेस आर एब्सेंस फ्रॉम वर्क आर स्कूल, ठीक है, या उसने कितने अपने वर्क से या स्कूल से छुट्टी की है, ठीक है, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ स्पेल्स में आते हैं, स्पेल्स ऑफ सिकनेस में आते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ दूसरा है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। इसमें हम क्या इंडिकेट कर देते हैं, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है कम्युनिटी का, ठीक है, एंथ्रो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। इसमें ऐसा होता है कि जो प्री स्कूल चाइल्ड होते हैं ना, जो कि तकरीबन 5 ईयर तक होते हैं, तो उनका हम क्या कर देते हैं, उनका जो है ना हम उसका हाइट देखते हैं, इसके साथ साथ उसका वेट देखते हैं, ठीक है, वेट के साथ साथ उसका लेंथ देखते हैं, उसके बॉडी के हर एक पार्ट का हम मेजरमेंट करते हैं कि क्या वो अपने एज के मुताबिक सही चल रहा है कि नहीं, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस सही है कि नहीं, क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो माल न्यूट्रिशन में चला जाए, ठीक है, तो इसके लिए जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमीटर मेट्रिक, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ रहा है प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। जितनी भी लो बर्थ वेट पेशेंट्स बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो वो क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनके मदर्स के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सही नहीं है, इस वजह से लो बर्थ वेट बेबी जो है ना वो पैदा हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। अब डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो रही हो तो वहाँ पे हेल्थ केयर हम देखते हैं कि आया वुमेन को ड्यूरिंग डिलीवरी अपना हेल्थ केयर सही से मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो देखते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, क्या पॉपुलेशन को ये डॉक्टर जो है ना वो अपना केयर पहुँचा सकते हैं कि नहीं, क्या इतना डॉक्टर्स मौजूद है कि नहीं, ठीक है। बेड नर्स रेशो देखते हैं कि एक बेड के लिए कितने नर्सेज मौजूद है, ठीक है, और बेड जो है ना वो कितने हैं, इसको भी देखते हैं। पॉपुलेशन बेड रेशो देखते हैं, क्या पॉपुलेशन के लिए ये हॉस्पिटल में जितनी भी बेड्स है वो कंप्लीट है कि नहीं, इसको देखते हैं। पॉपुलेशन पर हेल्थ फैसिलिटी, क्या पॉपुलेशन पर हेल्थ जो पर हेड जो फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है यूटिलाइजेशन रेट, मतलब कि जितनी भी रिसोर्सेज हमारे साथ मौजूद है तो उसकी यूज़ हो रही है कि नहीं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, यूटिलाइजेशन रेट है। इम्यूनाइजेशन कवरेज, अगर वैक्सीनेशन मौजूद है तो क्या वैक्सीनेशन हो रहे हैं कि नहीं, कितने हद तक हो गए हैं, ठीक है, इस रेट को हम यूटिलाइजेशन रेट्स में मौजूद फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है, यानी जो अच्छा, फिर उसके बाद है एनसी कवरेज, मतलब कि एंटीनेटल केयर जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी, क्या हॉस्पिटल डिलीवरी जो है ना वो कितना है, ठीक है, कितने परसेंटेज में हॉस्पिटल डिलीवरी हो रहे हैं, कितने परसेंटेज में घरों में डिलीवरी हो रहे हैं। कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, क्या फैमिली प्लानिंग का कितना लेवल पे लोग जो है ना कंट्रासेप्टिव्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितना रेट इसका मौजूद है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, ठीक है, यानी बेड कैपेसिटी जो है ना वो मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद है तो वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं लोग, ठीक है। एवरेज लेंथ आर स्टे इन हॉस्पिटल में लोग जो है ना वो कितने टाइम के लिए मौजूद है, कितने टाइम के लिए वो स्टे कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए वो एडमिट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का जब हम मालूमात करते हैं तो ये हमारे साथ यूटिलाइजेशन रेट्स में आते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है कि इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ में
जो इंडिकेटर्स है उसको अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, रेट ऑफ सुसाइड्स, कितने लोग जो है ना वो सुसाइड कर रहे हैं पर ईयर, पर मंथ, ठीक है। तो जब इसको हम मालूम कर देते हैं, कितने लोग जो है ना वो वायलेंस का शिकार है यानी उस पर तशद्दुद हो रहा है, कितने लोग जो है ना वो क्राइम्स यानी कत्ल वगैरह या जुर्म वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये कितने हो रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम देखते हैं, ड्रग एब्यूज़, कितने लोग जो है ना वो ड्रग एब्यूज़ है या स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब ड्रग एब्यूज़ में आते हैं। तो इसका जब हम रेशो मालूम कर देते हैं तो ये हमारे साथ इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ में आते हैं। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर क्या होती है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंक वाटर, क्या पॉपुलेशन को कितने हद तक उसको सेफ ड्रिंक वाटर जो है ना वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो मिल रहे हैं कि नहीं। एंड इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी, क्या पॉपुलेशन जो है ना वो अपना सैनिटेशन फैसिलिटी रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं। लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, वहाँ के जो एयर है वो साफ़ है कि नहीं, ठीक है, कितने दरख्त है ये सब देखना, ऑक्सीजन सा मिल रहा है कि नहीं सही से, वाटर कितना साफ़ है, ठीक है, इसको देखना, पोल्यूशन है कि नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, ये सब हमारे साथ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में हम देखते हैं। फिर उसके बाद है सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर। सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर में ज़्यादातर जो फंड्स वगैरह है उसको हम देखते हैं, ठीक है, यानी पैसों वगैरह की रेट को हम मालूम करते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, कितना रेट में पॉपुलेशन जो है ना वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। फर कैपिटा जीएनपी, जीएनपी जो है ना ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को हम कहते हैं। जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट आते हैं तो वो कितने लोगों तक प्रोवाइडेड है और कितने लोगों तक मिल रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो रेशो है क्या वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो मतलब कि घर में को कितने लोग जो है ना वो कमा रहे हैं और कितने लोग जो है ना वो फ्री में खा रहे हैं, यानी फादर जो है ना वो कमा रहे हैं, बेटे जितने भी बच्चे हैं वो खा रहे हैं ना, तो वो कितने लेवल पे है, कितने रेशोज़ की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम्युनिटी के सारे रेशो जो है ना वो निकालते हैं। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं यानी जो अंडर 18 है, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अभी तो अंडर 30 जो है ना वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, सबक पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ इस रेशो को मालूम करते हैं। लिटरेसी रेट को देखते हैं, कितना एजुकेशन प्रोवाइडेड है, कितने लोग जाहिल हैं, इसको देखते हैं। एंड फैमिली साइज़ को देखते हैं कि कम्युनिटी में फैमिली साइज़ कितनी है, ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।